IBN 7 हौसला है। तो देश दिन भर में अलग अलग राज्यों और शहरों की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सभी संवाददाता। मुंबई से हमारे साथ है निशात शम्सी, झारखंड से चुनावी हलचल के बारे में हमें बताएंगे नरेंद्र यादव और दिल्ली एनसीआर की अहम खबरों पर नजर बनाए हुए हैं ब्रजेश तिवारी। आइए सबसे पहले रुक करते हैं मुंबई से ज्यादा जानकारी बटोरने के लिए निशात से। खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस की तरफ से लड़ने का दावा करने वाले कल्याण के युवक आरिफ मजीद को आज एनआईए कोर्ट में पेश करेगी। कल उसे टर्की से मुंबई लाते ही हिरासत में ले लिया गया था और उसके बाद उससे घंटों पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। हाथ में हथियार लिए ये तस्वीर है 24 साल के आरिफ फयाज मजीद की। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की गिरफ्त में आरिफ कई राज खोल रहा है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में उसने बताया कि उसे इंटरनेट पर मौजूद जिहादी साहित्य के जरिए प्रभावित किया गया। इसके बाद उसने आईएसआईएस की वेबसाइट पर जिहाद से जुड़ने की इच्छा जताई। आईएसआईएस से संपर्क करने के लिए उसे एक नंबर दिया गया। इसके बाद आरिफ 3 दूसरे लड़कों के संपर्क में आया। मई में इन चारों लड़कों ने पैसे इकट्ठे किए और बगदाद चले गए। बगदाद में इन चारों लड़कों को 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद चारों लड़कों को जंग के लिए भेजा गया। कल्याण से भागे इन चारों लड़कों में आरिफ के अलावा अमन नईम टंडेल, फहद तनवीर शेख और शहीम फारूकी टंकी थे। एनआईए जो है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, वो उसके ऊपर हमको बहुत इत्मीनान है और हमको यकीन है कि वो बहुत अच्छी तरीके से उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी और बच्चों को जल्द से जल्द उनके माँ बाप के हवाले कर देगी। आरिफ ने पिछले दिनों आईएसआईएस के ठिकाने पर हुए एक हवाई हमले से बचने के बाद अपने पिता डॉक्टर एजाज मजीद को फोन कर वापस लौटने की इच्छा जताई थी। इसके बाद 25 नवंबर को डॉक्टर मजीद ने एनआईए को सूचना दी कि 20 नवंबर को आरिफ का फोन आया था और उसने बताया कि वो बीते 3 महीने से आईएसआईएस के लिए काम कर रहा था। आरिफ वापस आ गया है, लेकिन उसके कुछ दोस्तों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर दावा किया है कि शिवसेना जल्द ही सरकार में शामिल होगी। कल देर शाम बीजेपी नेताओं ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। आज बीजेपी नेता इस पूरे मुलाकात की जानकारी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को देंगे। आज सरकारमध्ये कदाचित उद्याला शिवसेना शामिल होईल, आपली युती होईल, आपण एकत्रित त्या ठिकाणी सरकार चालवू, त्याच्या बोलण्या आज चालू झालेल्या आहेत। पण हे होत असताना आपला पक्ष हा मजबूत असलाच पाहिजे। अमरावती की सभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दिया गया संकेत साफ है। शिवसेना के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने पर सस्पेंस जल्द ही खत्म हो सकता है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने उद्धव ठाकरे से मातोश्री पहुंचकर मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने शिवसेना के सामने अपना प्रस्ताव रख दिया है, लेकिन खबर है कि अभी तक शिवसेना ने ये प्रस्ताव कबूल नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना दूसरे मंत्रालयों के अलावा गृह मंत्रालय पाने के लिए भी जोर दे रही है। तो अब जिस बात पर पेंच फंसा है, उस पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को फैसला लेना है। उद्धव से मुलाकात से पहले बीजेपी की कोर कमेटी की एक अहम बैठक भी हुई। इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान और चंद्रकांत पाटिल के अलावा पंकजा मुंडे, आशीष शेलार, गिरीश बापट समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। महाराष्ट्र में 30 नवंबर या 1 दिसंबर को फडणवीस मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हो सकता है। 8 दिसंबर से नागपुर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री अपने 3 दिन के पूर्वोत्तर दौरे की शुरुआत गुवाहाटी से करेंगे, जहां वो देश भर के तमाम पुलिस महानिदेशकों की बैठक में शामिल होंगे, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आईएसआईएस से जुड़ी तमाम बातों पर चर्चा होगी। रविवार को होने वाली पुलिस महानिदेशकों की सालाना बैठक में आईएसआईएस और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से निपटने पर खासा जोर रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी शाम करीब 4 बजे गुवाहाटी हवाई अड्डे पहुंचेंगे। करीब 4:50 पर पीएम मेघालय के मेंदीपाथर से गुवाहाटी के बीच पहली बार चलने वाली रेलगाड़ी का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा भैरवी से मिजोरम के सालरंग के बीच रेल ट्रैक का शिलान्यास भी करेंगे। राजभवन में रात बिताने से पहले पीएम उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। रविवार को 9 बजे प्रधानमंत्री पुलिस महानिदेशकों की बैठक को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे से 1:15 बजे के बीच पीएम गुवाहाटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करेंगे। रविवार दोपहर बाद प्रधानमंत्री नागालैंड रवाना हो जाएंगे। इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह डीजीपी कॉन्फ्रेंस के पहले दिन आज शामिल होंगे। बैठक के लिए शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दरअसल पुलिस ने गुरुवार को गुवाहाटी में गाड़ी से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए थे।
इसके बाद तमाम इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। देश दिन भर में आगे की खबरों के लिए चलते हैं जमशेदपुर, मेरे सहयोगी नरेंद्र के पास। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज झारखंड में आमने सामने होंगे। पीएम मोदी यहां 2 और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यहां 1 रैली को संबोधित करेंगे। 5 चरणों में हो रहे विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर में झारखंड की 13 सीटों पर 2 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। पीएम मोदी सुबह 9:30 बजे जमशेदपुर के गांधी मैदान में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में दिन की पहली रैली करेंगे। पीएम की दूसरी रैली रांची के मोरहाबादी मैदान में सुबह 10:30 बजे होगी। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी के अधिकारी रैली स्थल का दौरा कर चुके हैं, साथ ही मॉक ड्रिल भी की जा चुकी है। प्रशासन के मुताबिक पीएम की सुरक्षा के लिए 1000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। पीएम की हिफाजत में एसपीजी, एनएसजी, केंद्रीय सुरक्षा बल, स्पेशल क्राइम ब्रांच के जवान शामिल होंगे। इसके अलावा मैदान में सीसीटीवी कैमरे के साथ मेटल डिटेक्टर दरवाजे भी लगाए गए हैं। डॉग स्क्वाड और बम निरोधी दस्ता भी सभा स्थल पर मौजूद रहेगा। राजधानी रांची के सभी चौक चौराहों पर सुरक्षा के लिए जवानों को तैनात किया गया है। इससे पहले पीएम मोदी ने 25 नवंबर को चाईबासा में एक रैली को संबोधित किया था। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी आज 1 दिन के दौरे पर झारखंड आ रही हैं। सोनिया जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के पटमदा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। झारखंड चुनाव के दूसरे चरण में अलग अलग दलों से 27% पर दागी प्रत्याशी मैदान में है। यह कहना है इलेक्शन में सर्वे कराने वाली संस्था इलेक्शन वॉच के मुताबिक इन दागी प्रत्याशियों पर अपहरण, लूट और हत्या जैसे कई गंभीर आरोप हैं। ये हैं एनोस एक्का। झारखंड की कोलेबिरा सीट से चुनाव लड़ रहे एक्का सूबे के पूर्व मंत्री होने के साथ ही झारखंड पार्टी के मुखिया भी हैं। हत्या के एक मामले में वो जेल में बंद हैं और सलाखों के पीछे से ही चुनाव लड़ रहे हैं। एक्का अकेले दागी उम्मीदवार नहीं है। संस्था के मुताबिक 25 नवंबर को 13 सीटों पर हुए पहले चरण के चुनाव में कुल 199 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें से 92 पर आपराधिक मामला दर्ज है। 2 दिसंबर को दूसरे चरण में 223 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 60 प्रत्याशियों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां पर आय से अधिक संपत्ति और धोखाधड़ी के केस हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इस ढंग के दबंग लोगों का या जो जिसको आप कहिए लुम्पेन एलिमेंट्स का सहायता लेते थे। कुछ पोल रिगिंग के लिए, बोगस वोटिंग के लिए इस ढंग का सहायता लेते थे। हैरानी इस बात की है कि दागी उम्मीदवारों पर हर छोटी बड़ी पार्टी ने दांव लगाया है। मांडर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे टीएमसी के बंधु तिर्की 10 गंभीर मामलों में आरोपी हैं। चक्रधरपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रामलाल मुंडा पर यौन शोषण का आरोप है। जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता पर दंगा भड़काने समेत आधा दर्जन आपराधिक मामले हैं। बीजेपी में 2 और जेएमएम का एक प्रत्याशी ऐसा है जो हत्या का आरोपी है। किसने किया ये, इसकी हालत का जिम्मेवार कौन है? हम तो मात्र 14 महीने से चला रहे हैं। जो 10 सालों तक चला है उनका क्या जिम्मेवारी रही? आज जो इस राज्य में जो सबसे बड़े बड़े घोटाले हुए किसके राज्य में हुए? हमारे रीजन में तो नहीं हुए। दिन भर में खबरें संक्षेप में ना। देश दिन भर में अब खबरें संक्षेप में। झारखंड की राजधानी रांची में एक पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पार्षद का नाम रतनेश कुमार सिंह है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने घर में घुसकर गोली मारी। हमलावर 3 थे और 2 साल पहले भी रत्नेश सिंह पर जानलेवा हमला कर चुके थे। झारखंड के देवघर से विधानसभा के आरजेडी उम्मीदवार सुरेंद्र रवानी को गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को जब सुरेंद्र अपना नामांकन भर लौट रहे थे तभी पुलिस ने उन्हें दबोचा। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुरेंद्र रवानी पर दलित इंजीनियर को पीटने का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की मुश्किलें कम नहीं हो रही। प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई करते हुए कोड़ा के आधा दर्जन से अधिक बैंक अकाउंट को अटैच कर दिया है। ये सभी बैंक अकाउंट रांची के विभिन्न बैंकों में खुले हुए थे, जिसमें करीब 27 लाख रुपए जमा थे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक तरफा प्यार में एक शख्स ने महिला को जिंदा जला दिया। आनंद फानन में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला के पड़ोस में रहता है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। देश दिन भर में दिल्ली और यूपी की खबरों के लिए चलते हैं अपने सहयोगी ब्रजेश तिवारी के पास।
दिल्ली में अपहरण के बाद एक छात्र की हत्या कर दी गई। परिवार के मुताबिक उन्हें 1.5 लाख की फिरौती की कॉल आई थी। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस जब तक कुछ कर पाती तब तक युवक इस छात्र का शव मिल गया। ये तस्वीर 6 साल के मासूम गणेश की है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। शुक्रवार शाम घर के बाहर खेलते वक्त इसका अपहरण कर लिया गया था। परिवार वालों को जब पता चला, उसे छोड़ने की एवज में 1.5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। आनन फानन में परिवार वाले पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन पुलिस कुछ कर पाती उससे पहले दिल्ली के नारायण में स्थित एक पार्क में इस बच्चे की लाश मिली। बच्चे के गले पर कटे के निशान पाए गए हैं, यानी बच्चे की हत्या गला काटकर की गई है। बच्चे का परिवार गरीब है, उसके पिता फल की दुकान लगाते हैं। इस घटना के बाद रंजीत नगर के लोग भड़क उठे और उन्होंने सड़कों पर उतर बसों में तोड़फोड़ की और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। दिल्ली में इस हफ्ते ये दूसरी घटना है जब किसी बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई हो। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर के खिलाफ राज्य सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। इनकम टैक्स ने छापेमारी के दौरान अब 60 कंपनियों का पता चला है। साथ ही 60 बोरे कागजातों में पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग ने अहम दस्तावेजों को भी जब्त किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी यादव सिंह इनकम टैक्स का छापा पड़ने के बाद ग्रेटर नोएडा के सीईओ के दफ्तर से संलग्न कर दिए गए हैं। यादव सिंह के दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के 20 ठिकानों पर इनकम टैक्स के 130 लोगों की टीम ने गुरुवार और शुक्रवार को छापेमारी की। कि ये किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, 3-4 कंपनियां हैं, ग्रुप है, उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। इनकम टैक्स विभाग को इस ऑडिट से 10 करोड़ रुपए का कैश तो मिला ही है, साथ ही फॉर्च्यूनर कार में बैग में मिले रुपयों की गिनती जारी है। सवाल ये है कि आखिर इनकम टैक्स ने ये छापा मारा क्यों? आयकर विभाग के मुताबिक इंजीनियर यादव सिंह, उनकी पत्नी कुसुमलता, पार्टनर राजेंद्र मनोचा, राजेंद्र की पत्नी और पार्टनर नम्रता मनोचा और पार्टनर अनिल पेशावरी की 60 कंपनियों के टैक्स चोरी, स्टाम्प चोरी जैसे मामलों में ये छापा मारा गया है। आरोप है कि इनमें से ज्यादातर कंपनियों के नाम पर नोएडा अथॉरिटी से हजारों मीटर जमीन सस्ती कीमतों पर अलॉट करवाया गया और फिर उसे ऊंची कीमत पर बेच दिया गया। ये खेल कई अरबों रुपए का हो सकता है। इनकम टैक्स के सूत्रों की माने तो यादव सिंह और उनसे जुड़ी कंपनियों का ये गोरखधंधा 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में निजी स्कूलों को राहत दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दाखिले के लिए निजी स्कूल अपनी खुद की गाइडलाइन बना सकते हैं। हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल नजीब जंग की पारित गाइडलाइंस को खारिज करते हुए दाखिले का अधिकार स्कूलों को वापस कर दिया है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार न ही दाखिले की गाइडलाइंस तय कर सकती है और न ही इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। अदालत ने नेबरहुड क्राइटेरिया को भी अनुचित माना है। जहां स्कूल इस फैसले से खुश हैं, वहीं कुछ अभिभावकों ने फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है। हाई कोर्ट का फैसला ये आया है कि ये जो ऑफिस ऑर्डर एलजी ने लास्ट ईयर इशू किया था एडमिशन गाइडलाइंस के तहत, इसमें कोई अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं है। हम लोग इसका डिवीजन बेंच में कोशिश करेंगे मंडे तक ही इसको अपील को फाइल करें और इसको स्टे कराएं। बहरहाल निजी स्कूल 2007 में आई गांगुली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दाखिले की अपनी गाइडलाइंस तय कर सकते हैं। हरियाणा के स्वयंभू संत रामपाल की गिरफ्तारी के ऑपरेशन में 26 करोड़ रुपए खर्च हुए। पुलिस ने हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाब में ये जानकारी दी है। 63 साल के रामपाल को कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद हिसार के बरवाला में बने सतलोक आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। रामपाल के खिलाफ 2006 में हुई एक हत्या के मामले में अदालती अवमानना के आरोप में गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच रामपाल को पेश किया गया। हरियाणा के डीजीपी एसएन वशिष्ठ ने कोर्ट में रामपाल के अरेस्ट ऑपरेशन के दौरान हुए खर्च और इंतजाम आदि की विस्तृत रिपोर्ट पेश की। हरियाणा पुलिस के अलावा चंडीगढ़ प्रशासन और केंद्र सरकार की ओर से भी इस बाबत रिपोर्ट पेश की गई। कोर्ट में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक रामपाल की गिरफ्तारी पर हरियाणा सरकार के 15 करोड़ 43 लाख, पंजाब सरकार के 4 करोड़ 34 लाख और चंडीगढ़ प्रशासन के 3 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च हुए। खंडपीठ ने डीजीपी को ऑपरेशन के दौरान घायल हुए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा। खंडपीठ ने केस की सुनवाई 23 दिसंबर तक के लिए टाल दी। हरियाणा पुलिस ने हमारे खिलाफ उधर रजिस्टर किए हैं बरवाला में, और बाकी जो केसेस हैं वो एक केस रोहतक में पेंडिंग है। कोर्ट ने आज कहा है कि हम कोर्ट को ये बताएं कि ये केसेस कहां पे ट्रांसफर होने चाहिए, सभी के सभी केसेस। देश दिन भर में कुछ और खबरें संक्षेप में।
शिवसेना से टकराव के बाद अब बीजेपी की सहयोगी आरपीआई ने भी उसे आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को इंदू मिल के मुद्दे पर आरपीआई के रामदास अठावले और उनके समर्थकों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि इंदू मिल में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक स्कूल में हादसे के दौरान 25 बच्चे घायल हो गए। दरअसल बच्चे मलखंब पर चढ़कर करतब दिखा रहे थे, तभी अचानक ये मलखंब टूट गया। घायल 4 बच्चे काफी नाजुक हालत में हैं। स्कूल में सालाना खेलकूद प्रतियोगिता की तैयारियां हो रही थी। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सीधे सामने आ रही है। देहरादून में ओएनजीसी के अधिकारी की पत्नी से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले नाइजीरियन मूल के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये शख्स कई और लोगों को ठग चुका है। जयपुर में छात्र संघ के चुनाव को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। पुलिस वालों ने छात्रों को दौड़ा कर पीटा। दरअसल छात्रों के प्रदर्शन के चलते शहर में कई घंटों तक जाम लगा रहा और पुलिस वाले भड़क गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में राजा महेंद्र प्रताप का जन्मदिन मनाने को लेकर टकराव टलने के आसार हैं। IBN 7 के कार्यक्रम में कुलपति ने राजा के नाम पर सेमिनार कराने की बात कही तो बीजेपी सांसद ने शांति बनाए रखने का भरोसा भी दिया। आप यहाँ पर ये कमिट कर रहे हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा, माहौल खराब नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, कभी भी भारतीय जनता पार्टी कोई माहौल नहीं बिगाड़ती। संस्कार पार्टी है, संस्कृत कार्यकर्ता है, कोई माहौल नहीं बिगाड़ती, बहुत शांति प्रिय करती है। एक फाइनल कमेंट मैं लेफ्टिनेंट जनरल साहब से भी यहाँ पर लेना चाहूंगी। जनरल साहब यहाँ पर साफ कह दिया है, उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरा कर दिया है। आपकी अब किसी तरह की कोई चिंता तो नहीं? बिल्कुल नहीं। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब ने विश्वास दिला दिया है कि AMU में भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, मुझे पूरी जो चिंता थी वो दूर हो गई है। और एक दुखद खबर यहाँ पे नाइजीरिया के कानो में एक मस्जिद पर हुए फिदायीन हमले में 120 लोगों की मौत हो गई और 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अभी तक की जांच में सामने ये आया है कि कानो की सबसे बड़ी मस्जिद में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दौरान हथियारबंद 2 फिदायीन दाखिल हुए। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और इसके बाद उन्होंने खुद को विस्फोटक से उड़ा लिया। बताया जा रहा है कि कानो के अस्पताल घायलों से भरे हुए हैं और वहां शव रखने की जगह नहीं है। बता दें कि ये मस्जिद कानो के अमीर के महल के पास बनी है। शहर के प्रभावशाली अमीर अक्सर इस मस्जिद में नमाज के लिए आते थे। अमीर मोहम्मद सानूसी इस समय सऊदी अरब में हैं। उन्होंने हाल ही में आह्वान किया था कि लोग आतंकी संगठन बोको हराम से सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी हो वो बंदोबस्त करें। बोको हराम इससे पहले कानो शहर में कई बार हमले कर चुका है। We are not safe at all. We are not safe. This is why yesterday there's a burst of the one tire. All the people leave their goods and leave their properties, run away. So we are not safe at all. और भला पता नहीं क्यों आतंक का रास्ता चुनते हैं लोग। बहरहाल यहाँ पे कुछ अच्छी और खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कश्मीर से, जहाँ गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से जहाँ पूरे इलाके में सफेद चादर सी बिछ गई है, वहीं पर इस मौसम के मद्देनजर वहां पर जो पर्यटक थे वो काफी ज्यादा खुश थे और गुलमर्ग में हुई बर्फबारी का जायजा लिया है हमारे संवाददाता नसीर अहमद ने। कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से पूरी घाटी में शीतलहर में काफी इजाफा हो गया है और इस वक्त हम गुलमर्ग है और आप जैसा देख भी रहे हैं बर्फबारी हल्की हो रही है और बर्फबारी हुई भी है। और इस बर्फबारी से न सिर्फ यहाँ गुलमर्ग में बल्कि पूरी कश्मीर घाटी में जहाँ दिन का तापमान है वो काफी ज्यादा कम हो गया है। मैं महाराष्ट्र से नागपुर से आई हूँ और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। इस मौसम को देख के बहुत बढ़िया लगा और बहुत ऐसा लग रहा है कि कुदरत की देन है। हमें इतना अच्छा फील हो रहा है कि आज पहली बार हम यहाँ बर्फ में आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। देख रहे हैं आप विजुअल्स में कि मस्त है और जो मजे इस वक्त वो ले रहे हैं वो हम भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली बार बर्फ देखना ये काफी अनोखी चीज है इनके लिए। खबरें अभी आगे और भी हैं, आप देखते रहिए IBN 7।